1975, 1979 और 1983 पहले 3 मेंस वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए, पर इस मोनोपोली को तोड़ने वाला कोई और नहीं, इंडिया था। और हमारे इस सपने को रियलिटी बनाने में हमारा साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा आर्च राइवल और नेबर पाकिस्तान था। ये स्टोरी है 1987 के धमाकेदार वर्ल्ड कप। इस स्टोरी में इमोशंस है, ड्रामा है, पॉलिटिक्स है और बहुत सारा थ्रिल भी। आखिर इंडिया और पाकिस्तान साथ आए थे अपनी अपनी जनता को वर्ल्ड कप का तोहफा देने। ये कहानी शुरू होती है 1983 में। आई नो आप सोच रहे हो कि ये 1983 की इंडिया की वर्ल्ड कप विन के बारे में। इंडिया 1983 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर चैंपियंस बना, बट मैं उस मैच की बात नहीं कर रहा बल्कि उस मैच के टिकट्स की और इनकी। ये है फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल की कहानी सुनाई जाती है। हुआ ये कि एनकेपी साल्वे को 1983 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए लॉर्ड्स के कुछ पासेस या टिकट्स के लिए मना कर दिया गया। रिजेक्शन से तो वो डिसअपॉइंटेड थे ही, पर जिस लहजे से उनके साथ बिहेव किया गया था वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे पहले तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटिंग वर्ल्ड के बिग बॉयज थे जिनका आईसीसी में काफी दबदबा था। इनफैक्ट दे इवन हैड अ वीटो। साल्वे ने उसी इंसिडेंट से डिसाइड कर लिया था कि वर्ल्ड कप को तो इंडिया में ही लाना है। ये उनका तरीका था वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेटर्स के घमंड को तोड़ने का और पावर बैलेंस को शिफ्ट करने का। लेकिन सवाल था कि कैसे? इंडिया 1983 वर्ल्ड कप तो जीत गई थी, पर पूरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर लाना और वो भी इंडिया में साउंड्स लाइक अ रियली डिफिकल्ट टास्क। बट एनकेपी साल्वे वाज अप फॉर डिफिकल्ट चैलेंज। इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर अमृत माथुर ने इस पूरे इंसिडेंट पर एक आर्टिकल लिखा है एंड इट हैज सम रियली फैसिनेटिंग डिटेल्स। इंडिया की वर्ल्ड कप जीत के बाद ही ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ। 3 इंडियंस इस प्लान में लग गए। एनकेपी साल्वे खुद, बंगाल से जगमोहन दालमिया और पंजाब के आईएएस बिंद्रा। एक दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनकेपी साल्वे ने फॉर्मल लंच पे पीसीबी चीफ एयर मार्शल नूर खान से अपनी ख्वाहिश जाहिर की इंडिया में वर्ल्ड कप लाने की, और तब उन्होंने कहा कि क्यों ना इंडिया और पाकिस्तान साथ में इसको होस्ट करें। ये बात तो पक्की थी कि आईसीसी के सामने जब एशियन नेशन साथ में आएंगे तभी उनकी बात का थोड़ा वजन बढ़ेगा। मिड 1983 में इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के कुछ मेंबर्स मिले लाहौर की एक मीटिंग में, जहां पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स इस आइडिया को लेकर काफी एंथुसियास्टिक थे। श्रीलंका के लोगों को थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म था फाइनेंशियल वायबिलिटी को लेकर, और उनके चीफ गामिनी दिसानायके ने ग्रुप तो ज्वाइन किया, लेकिन इसी शर्त पे कि श्रीलंका का इसमें कोई फाइनेंशियल स्टेक नहीं होगा। दालमिया ने फिर एक प्रपोजल रखा आईसीसी के सामने। इट वाज मेट विद ऑब्जेक्शंस फ्रॉम आवर ओल्ड फ्रेंड्स इन लंदन। पहला ऑब्जेक्शन था कि सब कॉन्टिनेंट में लाइट कंडीशंस इतनी सूटेबल है ही नहीं कि 60 ओवर्स के मैचेस हो। एशियन कंटिजेंट ने कहा लेट्स डू 50 ओवर्स, क्योंकि ऑलरेडी क्रिकेट में तब तक 60 ओवर से कम के मैचेस खेले जा चुके हैं। इंग्लैंड तो जाहिर सी बात है अगेंस्ट थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मन थोड़ा ललचा जरूर रहा था, क्योंकि उन्हें प्रपोज किया गया था कि रोटेशन के बेसिस पे अगला वर्ल्ड कप यानी कि 1992 का ऑस्ट्रेलिया आएगा। इंडिया पाकिस्तान जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी की फॉर्मेशन हुई, और क्योंकि एनकेपी साल्वे उस वक्त उस टीम में उम्र में सबसे बड़े थे और इंडिया में यूनियन मिनिस्टर भी थे, इसलिए नूर खान ने उनका नाम प्रपोज किया एज द प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं वोट, क्योंकि जब तक वोट नहीं मिलता तब तक वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर तो नहीं जाने वाला था। तो टोटल वोट्स थे 37, 2 फॉर ईच टेस्ट प्लेइंग नेशन, यानी कि 2 into 8 16, और साथ ही साथ 21 एसोसिएट नेशंस के वोट्स। एसोसिएट्स को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने उनके फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स बढ़ा दिए। अगर इंग्लैंड के पास ही वर्ल्ड कप रहता तो उस सूरत में इन एसोसिएट्स को 3 से 4,000 पाउंड पर मेंबर मिलते, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी ने उनको ऑफर किए 20,000 पाउंड, और जो फुल मेंबर्स थे उनको 75,000 पाउंड प्लस पार्टिसिपेशन के एक्सपेंसेस। जुलाई 1984 तब जाके ये प्रपोजल सामने रखा गया और इसको बहुत भारी मेजॉरिटी मिली। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जैसे कि उम्मीद थी, आईसीसी के टॉप ब्रास ने इस वर्डिक्ट को नहीं माना और उन्होंने एक रिकाउंट करवाया। पर ऐसे कैसे? यह आर्गुमेंट दिया गया कि ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह का वोट देखा ही नहीं, क्योंकि शाह का कद छोटा था, और ये सुनकर वो तिलमिला गए। सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग पे शाह खुद टेबल पे खड़े हो गए, जिससे कि इस बार उनका उठा हुआ हाथ कोई मिस ना कर दे, और फिर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। ये तो तय हो गया था कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान आने वाला है। लेकिन रुको, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, एक एक करके बता। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज। जो होस्ट थे उनको 1.6 मिलियन पाउंड्स की रकम पे करनी थी फॉरेन एक्सचेंज पे, लेकिन उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज को लेकर गवर्नमेंट रेगुलेशन स्ट्रिक्ट थे, तो ये अमाउंट अरेंज कैसे की जाए? एनकेपी साल्वे और आईएएस बिंद्रा को एक लंदन बेस्ड इंडियन बिजनेसमैन मिला जो ये रकम देने के लिए तैयार था। लेकिन तब के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को थोड़ा कम जम रहा था कि इंडिया में हो रहे वर्ल्ड कप के लिए यूके बेस्ड बंदा फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट कर। तो फिर राजीव गांधी ने तब के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह को बोला कि ये फॉरेन एक्सचेंज
वो बीसीसीआई को रिलीज करे। फिर आया मुद्दा अल्टरनेटिव टाइटल स्पॉन्सर का। काफी डिस्कशंस और नेगोशिएशंस के बाद धीरू भाई अंबानी को चुना। अंबानी की एक ही शर्त थी कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एग्जीबिशन मैच होने वाला था, जो नेशनल टीवी पे भी ब्रॉडकास्ट होता, वो चाहते थे कि वो ठीक प्राइम मिनिस्टर के पास बैठे। रिलायंस का वर्ल्ड कप से जुड़ना जो उसके लिए वैल्यू एड लाता, उसका एक एग्जांपल दे। इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग तब रिलायंस टेक्सटाइल्स के तब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल अंबानी से जब किसी ने वर्ल्ड कप के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसे बोला कि व्हाट्स दैट, और फिर उन्होंने स्ट्रेट फेस से बोला कि ओ वो तो रिलायंस कप। वर्ल्ड कप टाइटल राइट्स की कॉस्ट थी उस वक्त अराउंड 9 करोड़ रुपए। वर्ल्ड कप के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होस्ट की जिम्मेदारी। और ऐसे में जब 1986 के एंड तक आते आते इंडिया और पाकिस्तान के बीच थोड़े टेंशन्स बढ़ने लगे, तब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने सिक्योरिटी कंसर्न्स का इशू उठा दिया। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद के पास मुरी नाम की जगह, वहां पे एक वर्ल्ड कप मीटिंग के दौरान आईएस बिंद्रा ने पाकिस्तान प्रेसिडेंट जिया उल हक से कहा कि आप इंडिया आ जाओ तो उससे ये डेडलॉक खत्म हो जाए। तो उन्होंने इसके जवाब में ये पूछा कि क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मुझे बुलाएंगे? तो आईएस बिंद्रा ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस आ जाओ। जिया उल हक मान गए और फिर वर्ल्ड कप से 8 महीने पहले एक जयपुर टेस्ट मैच के दौरान वो इंडिया पहुंच गए और धीरे धीरे टेंशन कम होने लगा। अब बात करते हैं टीवी ब्रॉडकास्ट की। यहाँ इंडिया में दूरदर्शन ने वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्ट करने के लिए पैसे की मांग की और जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी ने रिफ्यूज कर दिया। एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को बीच में आना पड़ा मामला संभालने के लिए। फिर तय हुआ कि दूरदर्शन इंडिया में मैचेस कवर करेगा और पाकिस्तान में पीटीवी, और दूरदर्शन प्रोडक्शन के सारे खर्चे उठाएगा, ऑर्गेनाइजर्स को कोई फीस नहीं देगा और एड रेवेन्यू ऑर्गेनाइजर्स के साथ शेयर करेगा। बीबीसी के एक एक्सपर्ट कीथ मैकेंजी को भी हायर किया गया टू हेड द प्रोडक्शन एंड सुपरवाइज द टेक्निकल स्टाफ। ये सब हुआ, ये सब इंडिया और पाकिस्तान ने साथ में मिलकर ओवरकम किया, जिससे जाके हमारे घर पे एक वर्ल्ड कप हो सके। इस वर्ल्ड कप से गेम का पावर बैलेंस तो शिफ्ट हुआ ही, इसकी वजह से क्रिकेट ने पूरी तरह से 50 ओवर फॉर्मेट को भी अपनाया और 1992 में रोटेशनल बेसिस पे वर्ल्ड कप फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया। तो अगले साल 2023 में जब वर्ल्ड कप पूरी तरह से पहली बार हमारे घर यानी इंडिया में होगा, तब शायद आपको याद आए कि कैसे वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेटर्स की एरोगेंस से ये सिलसिला शुरू हुआ और कैसे इंडिया और पाकिस्तान की शान बढ़ाने के लिए दोनों देश साथ आए। Hey, hi! If you enjoyed this video, then please like, share and comment. With Nutshell History, we go back in time to witness कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे. And I promise you, it will be much more fun than your textbooks. ढेर सारी fascinating stories में तड़का लगाने वाले हैं interviews, archival footage और super cool graphics. तो please follow and subscribe to Nutshell for more.